नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, जो आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है AE2 PSY। इसके एमसीक्यूज को, साथ ही यह संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास यानी AE2HINSV, इन दोनों के लिए ये मैटर महत्वपूर्ण है। दोनों में ही ये काम आने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन या संचार, इन दोनों की बात दोनों में ही कही गई है। और व्यक्तित्व विकास और इंटरपर्सनल स्किल भी काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो दोनों में लगभग एक जैसे ही प्रश्न बनेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम दो भाग में देखेंगे, क्योंकि 120 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो पहला भाग ये है। अगले भाग का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने बुनियादी आयाम हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 5। व्यक्तित्व के लक्षण में व्यक्तित्व के 5 बुनियादी आयाम बताए गए हैं। हाउ मेनी बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी? तो देयर आर 5 बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटीज। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट? यानी पर्सनालिटी की 5 मुख्य विशेषताओं में से कौन सा एक नहीं है? क्रिएटिविटी, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, न्यूरोसिटिज्म। तो देखिए, क्रिएटिविटी जो है 5 मेजर पर्सनालिटी ट्रैट्स में नहीं आता है। कौन सा व्यक्तित्व गुण अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, खुलापन। अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग खुलेपन में उच्च होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है साहसी और रचनात्मक, अमूर्त या सैद्धांतिक अवधारणाओं को नापसंद करने वाले, बहुत कल्पनाशील नहीं, या फिर एक नए विचार का विरोध करने वाले। तो जो लोग खुलेपन में उच्च होते हैं यानी खुले दिमाग के होते हैं वो साहसी और रचनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्तित्व गुण को उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार द्वारा परिभाषित किया गया है? बहिर्मुखता, सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता या मनोविक्षुब्धता। तो जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है वो जो है उच्च स्तर का विचारशील भी होता है, अपने आवेग पर नियंत्रण भी कर पाता है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से कौन सा व्यक्तित्व गुण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर सबसे ज़्यादा जोर देता है? बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन और विक्षुब्धता। तो यहाँ पे खुलापन आपका सही जवाब होगा। जो व्यक्ति खुले दिमाग के होते हैं वो कल्पना और अंतर्दृष्टि यानी जो अंदर की उनकी कल्पना है या फिर अंदर का जो सोच है उसके ऊपर ज़्यादा जोर ये देते हैं। अगला प्रश्न है। जो लोग कर्तव्यनिष्ठता में उच्च होते हैं वो होते हैं अव्यवस्थित एवं कम संरचित, महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देने वाले, विवरण पर ध्यान देने वाले, या गड़बड़ी करने वाले और चीज़ों का ख्याल नहीं रखने वाले। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा विवरण पे ध्यान देने वाले। ठीक है ना। जो लोग कर्तव्यनिष्ठता में उच्च होते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो विवरण पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों को याद करने के लिए किस परिवर्णीय शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे? एकोन, महासागर, नेकोवा या एकेनो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। व्यक्तित्व के जो 5 बड़े गुण होते हैं उसे OCEAN इन 5 लेटर्स के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए ओशियन यानी यहाँ हिंदी में महासागर ट्रांसलेट किया हुआ है, ओशियन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। किस शोधकर्ता की सूची में 4000 व्यक्तित्व लक्षण शामिल थे? गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड कैटले, हंस इसेनक, मैक्रे और कोस्टा। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट जो हैं इन्होंने व्यक्तित्व के 4000 लक्षण बताए हैं। 4000 अलग अलग किस्म की चीज़ें बताए हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को तैयार करती हैं। इसके बाद है। किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल होती है? बहिर्मुखता, सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता या फिर मनोविक्षुब्धता।
तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन होगा मनोविक्षुब्धता, जिसे न्यूरोसिटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जब व्यक्ति विक्षुब्ध होता है, दुखी होता है, तो उसमें उदासी और भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। अगला प्रश्न है, विच पर्सनालिटी ट्रैट इज कैरेक्टराइज बाय काइंडनेस। दया की बात हो रही है, ये किंडन नहीं है, काइंडनेस है। तो सहमतता के गुण में, सहमतता में व्यक्ति के दया भाव का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन लोगों में खुलापन कम है वे नई चीज़ों का आनंद लेते हैं, नई चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देते हैं, अमूर्त सोच से संघर्ष करते हैं या फिर बहुत रचनात्मक होते हैं। तो जिन लोगों में खुलापन कम होता है वो अमूर्त सोच से संघर्ष करते हैं, मतलब एक निगेटिव विचार उनके दिमाग में होता है, अमूर्त होता है जो, उसके साथ उनका संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि वो खुले हुए कम हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग कर्तव्यनिष्ठता में उच्च होते हैं वे हो सकते हैं आवश्यक या सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असफल होना, संरचना या शेड्यूल का नापसंद होना, एक निर्धारित कार्यक्रम का आनंद लेना, या गड़बड़ करता है या चीज़ों पर ध्यान नहीं रखता। तो जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वो एक निर्धारित कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, बाकी जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं वो तो क्या तो काम को पूरा नहीं करते हैं, या उनको काम पसंद नहीं होता है, या फिर उसमें गड़बड़ी करने का काम करते हैं वे। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने व्यक्तित्व के 3 कारक सिद्धांत का सुझाव दिया है। यहाँ सिद्धांत नहीं, यहाँ पे किस दार्शनिक ने व्यक्तित्व के 3 कारक सिद्धांत का सुझाव दिया है। गॉर्डन आलपोर्ट, रेमंड कैटेल, हंस इसेनक या मैक्रे और कोस्टा। तो हंस इसेनक ने व्यक्तित्व के 3 कारक सिद्धांत को बताया है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तित्व गुण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित है। बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन या मनोविक्षुब्धता। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा खुलापन। व्यक्ति में खुलापन का होना कल्पना और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखता एक व्यक्तित्व गुण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। सामाजिक स्थितियों में कम ऊर्जा, आरक्षित व्यवहार, बातूनीपन या बोलने के पहले सावधानीपूर्वक सोचना। तो जो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है वो बातूनी होता है, वो किसी के सामने कुछ भी बोलने में हिचकता नहीं है, यही बहिर्मुखता का एक लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखता की प्रवृत्ति वाले लोग किस प्रकार की स्थितियों में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ, एकांत, प्रतिस्पर्धी परिस्थितियाँ या फिर रचनात्मक परिस्थितियाँ। तो देखिए, जो रचनात्मक परिस्थिति है और एकांत स्थिति है ये अंतर्मुखी गुण का होता है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा जो है ये दोनों ही प्रकार के लोगों में पाया जाता है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है जो लोग बहिर्मुखी होते हैं, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों में उन्हें अपने विचारों को रखने में बड़ी आसानी होती है, और विचार को जो लोग इजीली रख पाते हैं वही बहिर्मुखी कहे भी जाते हैं। इसके बाद, इनमें से कौन सा अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है। ध्यान का केंद्र होने का आनंद लें, मित्रों का एक विस्तृत सामाजिक दायरा रखें, अन्य लोगों के आसपास होने पर ऊर्जावान महसूस करना, या एकांत पसंद करते हैं। तो जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो एकांत पसंद करते हैं, अपने आप में खोए हुए रहते हैं, बाहरी लोगों से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों का लक्षण है जो बहिर्मुखता में कम है, यानी कि अंतर्मुखी हैं। नए लोगों से मिलने में आनंद आता है, ये बात नहीं होगी। नए दोस्त बनाना आसान लगता है, ये भी बात नहीं होगी। छोटी मोटी बातें करना नापसंद है, किसी बात के बारे में सोचने के पहले उसे कहें। तो देखिए, छोटी मोटी बातें करना नापसंद होना, ये जो है आपका बहिर्मुखता में कमी होने का लक्षण है। बाकी नए दोस्तों को बनाना, नए लोगों से मिलने में आनंद आना, या किसी बात को कहने के पहले कम सोचना, ये सब बहिर्मुखता का लक्षण होता है। सहमति एक व्यक्तित्व गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल है। मनोदशा, परोपकारिता, अहंकार या धोखा। तो सहमति एक ऐसा गुण है जिसमें परोपकार की भावना होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो लोग सहमत होने में उच्च होते हैं वो किससे अधिक होते हैं। प्रतिस्पर्धी, भरोसेमंद, चालाकीपूर्ण या संरक्षित।
यहाँ कहने का मतलब ये है, जिन लोगों में सहमति की भावना ज़्यादा होती है उसमें कौन सा गुण अधिक पाया जाता है, तो वो लोग भरोसेमंद ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूरोटिकिज्म एक व्यक्तित्व विशेषता है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? भावनात्मक अस्थिरता, सामाजिकता, परोपकारिता या फिर प्रतिस्पर्धात्मकता। तो देखिए, न्यूरोटिकिज्म जो है भावनात्मक अस्थिरता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों में विक्षिप्तता अधिक होती है वे निम्नलिखित में से किसका अनुभव करते हैं? भावनात्मक लचीलापन, चिड़चिड़ापन, वस्तुनिष्ठ सोच या स्थिर मनोदशा। तो जो लोग विक्षिप्तता से ग्रसित होते हैं वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आक्रामकता, अहंकार, महत्वाकांक्षा, शीतलता। तो देखिए, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण में महत्वाकांक्षा आती है। अहंकार और आक्रामकता तो नकारात्मक चीज़ें हैं, और शीतलता भी नकारात्मक ही प्रवृत्ति है। बहुत ठंडे पड़े रहना ये सही नहीं है। महत्वाकांक्षा जो है सकारात्मक व्यक्तित्व का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न है, नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण वे हैं जो मददगार से अधिक हानिकारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण है? आदरणीय, अविश्वसनीय, उद्देश्य या विचारशील। तो यहाँ पे अविश्वसनीय होना एक नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण है। जो व्यक्ति अविश्वसनीय है वो उसके बारे में एक नकारात्मक स्थिति पैदा करता है। यदि आप खुलेपन में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो आप में कौन सा सकारात्मक व्यक्तित्व गुण होने की संभावना अधिक है? यदि आप खुले हुए हैं तो आप में रचनात्मकता ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्तव्यनिष्ठता की अनुवांशिकता क्या है? जैसा कि समरूप और भ्रात जुड़वा बच्चों के अध्ययन से पता चला है। समरूप और जुड़वा बच्चों के अध्ययन से ये पता चला कि कर्तव्यनिष्ठता की अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिक रूप से कर्तव्यनिष्ठा आने का क्या चांस होता है? तो वो होता है 41%। अगला प्रश्न है, अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है निम्नलिखित में से कौन से 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण बढ़ने लगते हैं? बहिर्मुखता, मनोविक्षुब्धता, खुलापन या सहमतता। यहाँ पे प्रश्न ये है कि 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण में से कौन सा लक्षण बढ़ने लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे सहमतता बढ़ने लगती है। सहमतता जो है दयालुता का ही एक कारण बनता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वो काइंडनेस उसमें बढ़ती जाती है, दयालुपन वो होता जाता है, दयालु होता जाता है। इसके बाद है, अनुदैर्ध्य अध्ययनों से पता चलता है कि व्यक्तित्व में 5 बड़े लक्षण किसके दौरान अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं? किशोरावस्था, बचपन, वयस्कता या बुढ़ापा। ये पूछ रहा है कि ये जो व्यक्तित्व के लक्षण हैं वो किसके दौरान, किस एज के दौरान अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एडोलसेंस को किशोरावस्था कहा जाता है, यहाँ पे ट्रांसलेट सही नहीं किया है। कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। संचार, कम्युनिकेयर, कंप्यूट या कंप्यूटर। तो संचार शब्द की उत्पत्ति जो है कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार। परिवर्णी शब्द, सरल शब्द, तकनीकी शब्द या शब्द जाल। तो मौखिक संचार में कभी भी आपको सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली भाषा जो हम बचपन में सीखते या बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मातृभाषा। ठीक है, जो बचपन में हम सीखते हैं वो मातृभाषा कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है? ध्यान केंद्रित करते समय भौहें सिकोड़ना, आँखों का लगातार संपर्क बनाए रखना, लगातार मुस्कुराते रहना या अपनी आँखों को ऊपर उठाना। तो देखिए, यदि आप आँखों का संपर्क लगातार बनाए रखते हैं तो ये एक सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति कही जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हम किस विधि से जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है? प्रेषण, प्रतिपुष्टि, संदेश या सुनना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिपुष्टि। फीडबैक, फीडबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को प्राप्त कर लिया है या समझ लिया है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य क्या है? विचारों का एक समूह, शब्दों का एक समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है, सही ढंग से लिखने के लिए नियमों का एक सेट, या शब्दों का एक सेट जो व्याकरणिक रूप से सही है। तो देखिए, वाक्य उसे कहते हैं जो शब्दों का एक समूह है और संपूर्ण विचार को संप्रेषित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तकनीकी, सरल, आसान या स्थानीय भाषा। तो मौखिक संचार में तकनीकी वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। सरल, आसान और स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, किस अभिव्यक्ति को चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? हाव भाव, शारीरिक भाषा, पैरा भाषा या भावनाएं या भाव। तो देखिए, चेहरे के द्वारा आप अपने मन के भावनाओं को या भाव को जो है प्रकट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य, प्रश्नवाचक, वाक्यांश, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे देखिए, शब्दों का समूह जो एक व्याकरणिक इकाइयों के रूप में काम करता है उसे हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करने से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है? भाषाई, भौतिक, सांस्कृतिक या संगठनात्मक। यदि आप संचार में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करते हैं तो ये एक लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बाधा होती है, लिंग्विस्टिक बैरियर होता है। अगला प्रश्न है, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है? अनुवादक का उपयोग करना, पत्र लिखकर, बिल्कुल भी संचार न करना या अपनी भाषा का उपयोग करना। तो यदि आप अनुवादक का प्रयोग कर लेते हैं तो संचार की लैंग्वेज संबंधी बाधा को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, वित्तीय बाधा या संगठनात्मक बाधा। तो आप जानते हैं भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा और संगठनात्मक बाधा ये तीनों बाधाएं होती हैं, लेकिन संचार में वित्तीय बाधा कोई बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? गौरव, व्यावसायिकता, आत्मविश्वास या विनम्रता। तो सीधी शारीरिक मुद्रा जो है आत्मविश्वास को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? जोर से घूरना, झुर्रियों वाला माथा, कहीं और देखना, सुनते समय सिर हिलाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सुनते समय यदि आप सिर हिलाते हैं सहमति में तो ये एक सकारात्मक चेहरे का भाव दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? परिवर्णी शब्द, तकनीकी शब्द, शब्द जाल या सरल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? सुनना, लिखना, बोलना या पढ़ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिखना। कहने का मतलब है ये एक रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित संचार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है? चैनल, रिसीवर, समय या प्रेषक। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा समय। ठीक है, प्रेषक, चैनल और रिसीवर ये तीनों जो है संचार चक्र के तत्व होते हैं, लेकिन समय कोई तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? गैर मौखिक, मौखिक, दृश्य या इनमें से कोई नहीं। तो लिखित संचार को हम गैर मौखिक संचार की कैटेगरी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान क्या है? संचारित करना, सुनना, संदेश या प्रतिक्रिया।
तो संदेशों का आदान प्रदान करने को कहते हैं संचारित करना या पहुंचाना। अगला प्रश्न है, ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना या ये सभी। तो ठीक से संवाद करने के लिए आपको ये तीनों ही चीज़ आनी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी और बोलना भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है। आप बेहतर नृत्य कर सकते हैं, आपका नृत्य अच्छा था लेकिन आप और बेहतर कर सकते थे, आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको अधिक अभ्यास करना होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ नकारात्मक फीडबैक की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो इसे नकारात्मक फीडबैक के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संचार में बाधा नहीं है, भाषा, संस्कृति, आदतें या शारीरिक। तो आदत जो है ये संचार में बाधा नहीं होती है, भाषा की दिक्कत हो सकती है, संस्कृति की दिक्कत हो सकती है, शारीरिक बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन आदतें जो है संचार में कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, संचार चक्र में शामिल नहीं है, प्रेषक, संदेश, रिसीवर या प्रोग्रामिंग। तो संचार चक्र में प्रेषक, संदेश और रिसीवर ये तीनों होते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है। ईमेल, नोटिस या पोस्टर, आमने सामने अनौपचारिक संचार या व्यावसायिक बैठकें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आमने सामने अनौपचारिक संचार जो है सबसे तेज और स्पष्ट तरीका है संचार को करने का। अगला प्रश्न है, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है। वेबसाइट, नोटिस, ईमेल या व्यावसायिक बैठकें। तो यहाँ पे ईमेल के माध्यम से आप छुट्टी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द में कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ होता है वितरित करना, साझा करना, प्रस्तुत करना या बलिदान देना। तो कम्युनिकेयर का मतलब होता है साझा करना, शेयर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश को ठीक से क्या करने की आवश्यकता होती है। संचारित, फेंकना, सुनना या अनदेखा करना। तो यहाँ प्राप्तकर्ता के लिए पूछा है कि प्राप्तकर्ता संदेश के साथ क्या करे कि वो ठीक से संदेश को समझ ले। तो उसको ध्यान से सुनना होगा, ठीक से सुनना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंधों को दाहिनी ओर सीधा और शरीर को शिथिल रखना किसका उदाहरण है। चेहरे का भाव, मुद्रा, हाव भाव या आंखों का संपर्क। पोस्चर होता है, मुद्रा उसका एक अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रवण संचार किस पर आधारित है। शारीरिक भाषा, भाषा और आवाज़ का स्वर, चेहरे का भाव या सुनना और सुनना। तो श्रवण संचार जो है सुनने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर है। संदेश, प्रतीक और चित्र, पाठ संदेश, मुद्रा या शारीरिक भाषा। तो दृश्य संचार जो है पूरी तरीके से संकेत के ऊपर, प्रतीक के ऊपर और चित्र के ऊपर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है। तो ये होता है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थियों की उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उनके विकास में सहायता करता है। विशिष्ट फीडबैक, वर्णनात्मक फीडबैक, गैर विशिष्ट फीडबैक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वर्णनात्मक फीडबैक जो है ये विद्यार्थियों के उपलब्धि के वर्तमान स्तर और उनके विकास में सहायता करेगा, क्योंकि जब आप वर्णन करेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी जिसमें सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि फीडबैक का अभाव है तो यह किसे जन्म देगा। एक अविश्वास, संचार बाधा, हस्तक्षेप या इनमें से कोई नहीं। तो यदि फीडबैक का अभाव है तो एक तरीके की संचार बाधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और समझता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। एक भाषण, निकटता, एक नोटिस या एक ईमेल। तो देखिए निकटता जो है ये अशाब्दिक संचार है, बाकी तीनों शाब्दिक संचार में आएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? समाचार पत्र, फोन कॉल या ईमेल? तो फोन कॉल जो है ये आपके मौखिक संचार का एक तरीका हुआ, उदाहरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चीज की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण है? भाव, इशारा, शारीरिक भाषा या पराभाषा? तो यहाँ पे इशारे का उदाहरण होगा। किसी चीज़ की ओर उंगली करना एक तरीके से इशारा करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आवाज़ का स्वर, गति और मात्रा शामिल होती है? तो ये शामिल होती है पैरा लैंग्वेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती? मौखिक, गैर मौखिक, दृश्य या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। दृश्य संचार बिना शब्दों के होता है, इसे समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है? दृश्यों का उपयोग करें, अनुवादक की मदद लें, हमेशा दूसरों की राय का सम्मान करें या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही के तीनों संचार की बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, संचार में बाधा नहीं है, भाषा, संस्कृति, शारीरिक भाषा या आदत? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, आदत। आदत जो है संचार की कोई बाधा नहीं होती है। भाषा, संस्कृति और फिजिकल बैरियर्स, ये तीनों संचार की बाधाएं होती हैं। तो आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।